हाय गाइस, माय नेम इज प्रशांत। आई एम योर जी एडुकेटर। लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के तीन मेथड होते हैं। कौन कौन से? प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। और हमने प्रोडक्शन मेथड को डिटेल में लास्ट क्लास में स्टडी किया था, जहां पर हमने देखा था कि प्रोडक्शन मेथड के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, उसके थ्रू जो भी इनकम हो रही है उसे कैलकुलेट करके बताया जाता है कि कंट्री की टोटल इनकम क्या है। तो टोटल इनकम पता करने के लिए प्रोडक्शन मेथड के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसे कैलकुलेट किया जाता है। हमारा जो कंट्री का बिजनेस है वो तीन सेक्टर में डिवाइडेड होता है। प्रोडक्शन मेथड के अंदर मैंने बताया था कि प्राइमरी सेक्टर होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है और टर्सरी सेक्टर होता है। प्राइमरी में जितना भी जो आपका एग्रीकल्चर है वो आ जाता है, जो भी आप एग्रीकल्चर गुड्स हैं वो सारे प्राइमरी में आ जाते हैं। सेकेंडरी में आपके जितने भी मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं वो आ जाते हैं, और टर्सरी में जितनी भी आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करके इनकम अर्न कर रहे हो वो आ जाते हैं सेक्टर। तो मैंने ये भी बताया था कि अगर हमारे पास कहीं अपॉर्चुनिटी भी है कुछ काम करने की, तो वो यही तीन सेक्टर हैं। या तो हम प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे होंगे, या सेकेंडरी में कर रहे होंगे, या टर्सरी में कर रहे होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर हमारी इनकम को कैलकुलेट नहीं किया जाता है, जो भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके थ्रू जो भी आउटपुट आ रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उस इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उन इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। हमने ये भी देखा था कि प्रोडक्शन मेथड के अंदर जीडीपी की क्या डेफिनेशन है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसके तहत भारत की बाउंड्री के अंदर जितना भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो विदेशी कंपनी कर रही हो चाहे वो इंडियन कंपनीज कर रही हो, उसके थ्रू जो भी इनकम हो रही है उसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर जीएनपी एक कॉन्सेप्ट हमने देखा था प्रोडक्शन मेथड के अंदर। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जहां पर मैंने ये बताया था कि भारत जितने भी जो पूरे वर्ल्ड वाइड भारतीय हैं या इंडियंस हैं उनकी इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। अगर हमें ये पता करना है कि वर्ल्ड जीडीपी में इंडियंस कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम जीएनपी को कैलकुलेट करते हैं। जीएनपी का फॉर्मूला क्या था? जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है। फिर हमने एनडीपी पढ़ा था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जीडीपी में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। देखो, एक होता है ग्रॉस वैल्यू, एक होती है नेट वैल्यू। तो मैंने बताया था ग्रॉस में से जब आप कोई चीज माइनस करोगे तो वो नेट होता है। तो जीडीपी में से हम क्या माइनस करते हैं? डेप्रिसिएशन। जो भी मशीन हमने यूज की है गुड्स को प्रोड्यूस करने में, उन्हें हम माइनस कर देते हैं, उनकी डेप्रिसिएशन वैल्यू, और फिर वो वहां पर एनडीपी निकल के आ जाता है। इसी तरीके से एक एनएनपी होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि हम जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल के आ जाता है। क्लियर? तो ये सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस करी थी। अभी इस सेशन में हमें एक चीज और प्रोडक्शन मेथड के अंदर डिस्कस करनी है, वो है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट क्या होता है? देखिए, आपने कोई भी गुड्स प्रोड्यूस किया, उसे प्रोड्यूस करने के बाद आपने वो एक उसकी वैल्यू रखी। उस वैल्यू के अंदर मान लीजिए आपने कोई पेन प्रोड्यूस किया, और पेन की वैल्यू आपने रखी 10 रुपए। अब इस 10 रुपए के अंदर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है, इसमें आपका प्रॉफिट भी है। तो आपने ये गुड जो प्रोड्यूस किया एक फैक्ट्री में किया, और फैक्ट्री में गुड प्रोड्यूस करके जो भी आपने उसकी वैल्यू रख दी, दैट इज नोन एज फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है फैक्टर कॉस्ट। अब ये फैक्ट्री में तो रखे रखे बिकेगा नहीं, कहाँ बिकेगा? ये जाएगा मार्केट में बिकने। ठीक है। अब मार्केट में जो इसकी मार्केट कॉस्ट है इस पेन की, वो हो जाती है 15 रुपए। तो इसमें 5 रुपए क्या ऐड हो गया? अब इसमें आप ट्रांसपोर्टेशन को ऐड नहीं करोगे, क्योंकि मैंने बताया था कि 10 रुपए के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन था। आप इसमें जो प्लस कर रहे हो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस कर रहे हो, यानी आप प्रत्यक्ष कर। भारत सरकार आपसे कर लेती है। अगर आप कोई भी वस्तु प्रोड्यूस कर रहे हो, तो अगर आप उसे मार्केट में बेचोगे तो आपको भारत सरकार को आप प्रत्यक्ष कर देना पड़ेगा। तो आप ये इनडायरेक्ट टैक्स पे करोगे, और उस इनडायरेक्ट टैक्स को पे करके जो वैल्यू बनती है उस गुड की, वो कहलाएगी मार्केट कॉस्ट। आपने देखा भी होगा जब भी आप कोई गुड परचेज करते हो, तो वहां पे लिखा भी रहता है इंक्लूसिव ऑल द टैक्सेस। आपने रैपर में देखा होगा, या कोई भी गुड आप देखोगे, कभी भी आपने देखा भी होगा, उसमें लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑल द टैक्सेस। तो ये जो टैक्सेस प्लस होके आपको जो
आप जो परचेज कर रहे हो वस्तु, दैट इज नोन एज मार्केट कॉस्ट। तो पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैक्टर कॉस्ट में हम क्या प्लस करते हैं जो मार्केट कॉस्ट बन जाती है, और मार्केट कॉस्ट में हम क्या माइनस करेंगे कि वो फैक्टर कॉस्ट बन जाएगी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला इसी तरीके से है, देखिए मार्केट कॉस्ट अगर निकालनी हो तो फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अब सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी की अगर हम बात करें तो सरकार जो भी सहायता प्रोवाइड कर रही है, जो भी सरकार सहायता प्रोवाइड कर रही है गुड्स में, फॉर एग्जांपल आपने एलपीजी के बारे में सुना होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है वो हमें 800 रुपए की पड़ती है, पर सरकार हमें 300 रुपए सब्सिडी दे रही है, तो हम उसकी जो मार्केट कॉस्ट लेंगे वो 500 रुपए लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर पेन था, अब पेन की अगर हम बात करें तो पेन की फैक्टर कॉस्ट थी 10 रुपए, इनडायरेक्ट टैक्स से 5 रुपए, अब उसमें सब्सिडी कोई नहीं थी, तो उसकी जो मार्केट कॉस्ट क्या हो गई थी? 15 रुपए। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अ, कोई सीड्स, सीड्स सीड्स क्या है? बीज। कोई किसान है जिसे बीज खरीदना है, अब बीज की जो वैल्यू है वो 400 रुपए है, उसकी फैक्टर कॉस्ट, उसमें कोई भी इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, सरकार टैक्सेस माफ कर देती है किसानों में। फिर बाद में हम माइनस कर रहे हैं सब्सिडी, अब सरकार सब्सिडी भी देती है किसानों को, मान लो इसमें सरकार ने 100 रुपए की सब्सिडी दे दी, तो इसकी जो मार्केट कॉस्ट होगी कितनी होगी? 300 रुपए। तो कहने का मतलब ये है कि हम सब्सिडीज माइनस के जो वैल्यू निकल के आती है वो मार्केट कॉस्ट कहलाएगी, और सब्सिडी ठीक है, तो सब्सिडी जो माइनस हो रही है वो सब्सिडी क्या हो गई? जो भी गवर्नमेंट सहायता प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, उसे माइनस कर दिया जाता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर दिया जाता है, तो आपकी क्या कहलाती है? मार्केट कॉस्ट। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें फैक्टर कॉस्ट, अब फैक्टर कॉस्ट किसी की निकालनी हो तो ऑब्वियसली बात है मार्केट प्राइस में तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो और प्लस सब्सिडी कर दो, तो आपकी फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगी। क्लियर है? यानी जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है वो निकल के आ जाएगी। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि मार्केट कॉस्ट क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है। अब हम इस सेशन में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकम मेथड के बारे में। इनकम मेथड यानी आय के थ्रू। तो हमें ये पहले पता होना चाहिए इनकम मेथड में हम किसकी इनकम को कैलकुलेट करते हैं। प्रोडक्शन मेथड में हमने देखा कि प्रोडक्शन मेथड के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर से, उन्हें हम कैलकुलेट करते हैं। इनकम मेथड में हम किसकी इनकम को कैलकुलेट करते हैं? इनकम मेथड में हम एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल की इनकम को कैलकुलेट करते हैं। एवरी इंडिविजुअल इनकम इज कैलकुलेटेड, हर किसी की इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा। अब हर कोई कहीं ना कहीं काम कर रहा होगा, उसके थ्रू इनकम हो रही होगी। मैंने बताया भी था कि हम बिजनेस सेक्टर में काम करते हैं, और हमारे पास जो काम करने के लिए क्षेत्र हैं वो यही तीन है। या तो हम प्राइमरी में काम कर रहे होंगे अपनी स्किल के अनुसार, या हम सेकेंडरी में काम कर रहे होंगे अपनी स्किल के अनुसार, या हम टर्सरी में काम कर रहे होंगे अपनी स्किल के अनुसार। तो हम कोई भी इंडिविजुअल जो अर्न करता है वो इन तीन सेक्टर में कार्य करके अर्न कर रहा होता है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि प्रोडक्शन मेथड में हम सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट कर रहे हैं, और इनकम मेथड में जो भी हमारी जो एक पर्सनल इनकम है, जो भी किसी पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनल इनकम है, मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर में कार्य कर रहा है, उसकी जो भी पर्सनल इनकम होगी उस इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। यानी हर एक किसी की इनकम कैलकुलेट होती है इनकम मेथड में, और उसके थ्रू जो भी इनकम आ रही होती है दैट इज नोन एज नेशनल इनकम। और एक चीज और है, अगर हम देखें कि प्रोडक्शन मेथड की अगर हम बात करें, चाहे प्रोडक्शन मेथड हो, चाहे वो चाहे एक सेकंड, चाहे वो आपका प्रोडक्शन मेथड हो, चाहे वो आपका इनकम मेथड हो, चाहे वो आपका एक्सपेंडिचर मेथड हो, आप किसी भी मेथड से कैलकुलेशन कर रहे होगे, रिजल्ट जो आता है, जो रिजल्ट आता है वो सेम आता है। यानी अगर प्रोडक्शन मेथड से 500 करोड़ आ रहा है तो इनकम मेथड से भी 500 करोड़ आएगा, और एक्सपेंडिचर से भी 500 करोड़ आएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही मेथड आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं। अब हम काम कहाँ कर रहे हैं? यहाँ पे कर रहे हैं, और इसके थ्रू हमारी इनकम हो रही है। ठीक है, और इसने जो भी कुछ प्रोड्यूस किया, इतने कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए, इसे खरीदेगा कौन? इसे हम ही खरीदेंगे। हम क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर करेंगे, और एक्सपेंडिचर कहाँ करेंगे? इन्हीं चीजों को खरीद कर ही करेंगे। तो वो सारी चीजें एक दूसरे से लिंक हैं, इसी वजह से जो रिजल्ट आता है वो सेम ही आता है। तो पहले हम एक डायग्राम में आपको बताता हूं कि ये जो मनी का सर्कुलेशन है वो वो किस प्रकार से होता है जिसकी वजह से रिजल्ट सेम आता है। देखिए, तो हम पहले एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का एक डायग्राम देखेंगे। देखिए, मैंने बताया कि जितने भी जो इंडिविजुअल्स हैं वो हाउस सेक्टर में आ जाते हैं, जितने भी जो इंडिविजुअल्स हैं वो हाउस सेक्टर में आ जाते हैं, और ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये जो अर्न कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, वो बिजनेस सेक्टर में काम करके कमा रहे हैं। ठीक है, तो
अब देखिए, मान लीजिए मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं यहाँ पर बिजनेस सेक्टर में कार्य कर रहा हूँ, सर्विस कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सर्विस कर रहा हूँ, और इसके बदले मुझे क्या मिल रही है, पेमेंट मिल रही है। तो ये जो मुझे पेमेंट मिल रही है, अब यहाँ मुझे पेमेंट मिल गई, मेरी इनकम हो गई। अब मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ सामान लेना है, मुझे देखो, जब किसी भी पर्सन की इनकम होती है तो इनकम के साथ वो दो चीजें करता है। या तो उसके साथ वो कंजम्पशन करेगा, अपने जरूरत की चीजों में पैसा खर्च करेगा, या उसे इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर हम बात करें, मुझे मेरी इनकम हुई हाउस सेक्टर से। ठीक है, मैं यहाँ पे बिजनेस सेक्टर के ट्रेजरी सेक्टर में कार्य कर रहा था। अब मैं बिजनेस सेक्टर से ही कुछ सामान लेना है, मान लीजिए मुझे बाइक लेनी है, मुझे क्या लेना है, एक बाइक लेनी है। ठीक है, मैंने बिजनेस सेक्टर से बाइक ली और उसे पेमेंट कर दिया, उसे क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। तो इसी तरीके से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रन होता है कि हम किसी सेक्टर में कार्य कर रहे होते हैं, उस सेक्टर से हमारी इनकम होती है, फिर हम उसी इनकम से दूसरे सेक्टर, बिजनेस सेक्टर के दूसरे सेक्टर से हम सर्विसेज या गुड्स लेते हैं, और फिर वहां पे बिजनेस सेक्टर में वहां पे क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। तो ये जो मनी का जो चक्र है वो इसी तरीके से चलता है। और फिर मैंने क्या बताया कि दूसरा बंदा क्या कंजम्पशन तो करता ही करता है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी करता है। अब इन्वेस्टमेंट भी कहाँ करेगा, इन्वेस्टमेंट भी यही बिजनेस सेक्टर में करेंगे। इन्वेस्टमेंट भी अगर हम बात करें तो हम बिजनेस सेक्टर में ही तो करते हैं, हम बैंक में पैसा जमा कर रहे होते हैं, या हम म्यूचुअल फंड में पैसा जमा कर रहे होते हैं, और ये सारा का सारा पैसा कहाँ लगता है, ये बिजनेस में ही लगता है। तो टोटल जो मार्केट में जो पैसा है हमारा, वो सर्कुलेट होता रहता है इस तरीके से। ठीक है, तो जो मनी सर्कुलेशन है वो इस तरीके से रन होता है, जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वो सेम आता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, आइए देखते हैं इनकम मेथड की डेफिनेशन। तो अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड एज अ फ्लो फैक्टर ऑफ इनकम्स। देयर आर जनरली फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कह रहा है कि प्रोडक्शन यानी बिजनेस करने के चार फैक्टर होते हैं। लेबर, कैपिटल, देखो, लेबर, कैपिट एक सेकंड, यहाँ पे पूरा एक पॉइंट दिया नहीं है। देखो, लेबर को क्या मिलता है, लेबर गेट वेजेस, लेबर गेट वेजेस। ध्यान से सुनना, चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। यानी बिजनेस करने के लिए हमें चार चीजें चाहिए। कौन कौन सी, ध्यान से देखिए। हमें एक लैंड चाहिए, हमें लेबर चाहिए, हमें कैपिटल चाहिए, और हमें एंटरप्रेन्योर चाहिए। अगर हमारे पास ये तीनों चीजें उपलब्ध हो गई तो हमारा बिजनेस खड़ा हो गया। ठीक है, अब ये जो चारों चीजें हमें उपलब्ध होंगी वो कहाँ से होंगी, वो हमें हाउस होल्ड सेक्टर से ही होंगी। हाउस होल्ड सेक्टर से ही हमें ये उपलब्ध होंगी। तो बिजनेस करने के लिए जो भी ये चार चीजें चाहिए वो हमें हाउस होल्ड सेक्टर से मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कोई बिजनेस करना है, मुझे लैंड चाहिए, तो मैं किसी एक पर्सन से लैंड ले लूंगा, भैया मुझे जमीन दे दो, और उसके बदले में उसे क्या दूंगा, रेंट दूंगा। ठीक है, फिर मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता है, तो लेबर चाहिए, तो मैं लेबर्स को क्या दूंगा, वेजेस दूंगा, तो उनकी इनकम वेजेस से होगी। भाई अगर हम बात करें, लोगों की रेंट के थ्रू भी इनकम होती है, वेजेस के थ्रू, जो वेजेस तो एक कॉमन चीज है कि हम कहीं काम कर रहे हैं तो हमें पैसा मिलेगा, लेकिन वेजेस के अलावा भी लोगों की और भी तरीके से इनकम होती है। हमने कई बार देखा है कि लोगों की रेंटल इनकम हो रही होती है, लोग अपने घर दुकान की रेंट पे दे रहे होते हैं, जमीन रेंट पे दे रहे होते हैं। ठीक है, तो हम हर एक पर्सन की इनकम को कैलकुलेट करेंगे कि सैलरी और वेजेस के अलावा उसकी बिजनेस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करके जो भी इनकम हो रही है, जो भी बिजनेस सेक्टर में कंट्रीब्यूट करके इनकम हो रही है, उस सारी इनकम को हम कैलकुलेट करेंगे। अब कैपिटल की बात आ रही, यानी पूंजी। तो बिजनेस करने के लिए पूंजी चाहिए, तो हम अपना पैसा कहाँ जमा करते हैं, हम बैंक में जमा करते हैं, और बैंक हमारे पैसे को इन्हीं को दे देता है बिजनेस करने के लिए, और उसके बदले में वो बैंक को ब्याज देता है और बैंक हमें ब्याज देता है। तो हमारी इंटरेस्ट के फॉर्म में अर्निंग होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस करने गया है, वो भी एक इंडिविजुअल है, मैं और आप में से ही कोई है। तो हम यहाँ पर बिजनेस करने क्यों गए, मैं यहाँ बिजनेस करने क्यों गया, क्योंकि मुझे रेंटल इनकम नहीं चाहिए, मुझे वेजेस नहीं चाहिए, मुझे ब्याज नहीं चाहिए, मुझे पूरा पूरा क्या चाहिए, मुनाफा चाहिए, मुझे पूरा पूरा प्रॉफिट चाहिए। तो पर्टिकुलर प्रॉफिट अर्न करने के लिए मैंने ये बिजनेस रन किया। ठीक है, तो हमें अगर कोई बिजनेस करना होता है तो हमें ये चार फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन चाहिए होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और ये हमें जो मिल रहे होते हैं हाउस सेक्टर से मिल रहे होते हैं, तो हमें ये हमारे इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और हम इन्हें इनकम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। क्लियर? तो वही दिया है यहाँ पर कि लेबर को क्या मिलता है, लेबर को वेजेस मिलते हैं, कैपिटल गेट इंटरेस्ट, लैंड गेट रेंट, एंड एंटरप्रेन्योर गेट
प्रॉफिट एज देयर रेम्यूनरेशन। ठीक है, आई बात समझ में? Beside, there are some self-employed person who employ their own labor capital, such as doctor, advocate, CA, etc. Their income is called mixed income. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनकी खुद का ही लैंड होता है, खुद की कैपिटल होती है, खुद ही लेबर कर रहे होते हैं, ठीक है, और खुद ही एंटरप्रेन्योर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डॉक्टर्स को देखा, डॉक्टर्स का खुद का क्लिनिक होता है, खुद का ही, अगर हम बात करें, खुद की उनकी पूंजी लगाई होती है, खुद ही उसमें लेबर कर रहे होते हैं। तो जो लोग इन जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है बिजनेस करने के, चारों को खुद ही यूज कर रहे होते हैं, और उसे खुद यूज करके खुद ही अकेले ही उन सारे फैक्टर्स को लगा रहे होते हैं, और उसके थ्रू जो भी उनकी इनकम हो रही होती है, दैट इनकम इज नोन एज मिक्स इनकम। ठीक है, और जो किसी पर्टिकुलर पर्सन की, मान लीजिए मैं कहीं काम कर रहा हूं, मैं यहाँ पर सर्विस कर रहा हूँ, और मेरी सर्विस के थ्रू इनकम हो रही है, तो ये जो मेरी इनकम हो रही है, ये मेरी क्या हो गई? पर्सनल इनकम हो गई, क्योंकि मैं कहीं काम कर रहा हूँ, और मेरी कहीं काम करके जो इनकम हो रही है वो पर्सनल इनकम कहलाएगी। अगर मान लीजिए मैंने कोई इंस्टीट्यूट खोल लिया, ठीक है, और मैं ही उसमें पढ़ा रहा हूँ, मैं ही अगर बात करें उसे मैनेज कर रहा हूँ, और मेरा ही वो इंस्टीट्यूट है, मेरा ही लैंड है, तो जो मेरी इनकम होगी वो क्या कहलाएगी? मिक्स इनकम। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। द सम टोटल ऑफ ऑल दीज फैक्टर इज कॉल्ड एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे सारे के सारे जो चीजें हैं उन्हें मिला के क्या कहलाएगा? इट इज एनडीपी, और जीडीपी भी बोल सकते हैं, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, देखिए यहाँ पर ये डायग्राम भी है, हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर। तो यहाँ पर देखिए, बिजनेस सेक्टर के लिए चार चीजें होती है: लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो हम हाउस होल्ड सेक्टर से इन्हें क्या मिल गया? लैंड मिल गया, उसके बदले में इन्होंने रेंट दे दिया। यहाँ पे हाउस होल्ड सेक्टर से इन्हें लेबर मिल गया, उसके बदले में इन्होंने सैलरी और वेजेस दे दिया। यहाँ पर इन्हें कैपिटल मिल गया, उसके बदले में इन्होंने ब्याज दे दिया, और यहाँ पर इन्हें एंटरप्रेन्योर मिल गया, उसके बदले में उसे क्या मिल गया? प्रॉफिट मिल गया। तो इन सबकी इनकम को कैलकुलेट कर दिया जाता है, और इसका फॉर्मूला भी कुछ इसी तरीके से बनता है। फॉर्मूले की अगर हम बात करें इनकम मेथड की, तो इस तरीके का फॉर्मूला बनता है: जीडीपी एट इनकम मेथड इक्वल टू सिग्मा सिग्मा रेंट, जितनी भी टोटल रेंटल इनकम है कंट्री में लोगों की, उसे कैलकुलेट किया जाएगा, सिग्मा सिग्मा वेजेस, सिग्मा सैलरी। देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो डेली बेसिस पे काम कर रहे होते हैं, वो वेजेस, और जो एक फिक्स परमानेंट बेसिस पे होते हैं उनकी इनकम को हम बोलते हैं सैलरी। ठीक है, वेजेस हो गया, सैलरी हो गई, फिर इंटरेस्ट, सिग्मा का मतलब टोटल, टोटल जितने भी लोगों की ब्याज के थ्रू इनकम हो रही है, टोटल जितने भी लोगों की रेंटल इनकम हो रही है, टोटल जितने भी लोगों की वेजेस के थ्रू हो रही है, टोटल जितनी सैलरी के थ्रू हो रही है, या टोटल जितने भी लोगों की प्रॉफिट के थ्रू इनकम हो रही है। तो सबकी पूरे भारत में जितने भी लोग हैं उनकी इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा, और उसके बेसिस पे बताया जाएगा कि कंट्री की टोटल इनकम इतनी है। ठीक है, आई होप आपको इनकम मेथड क्लियर होगा। अब हम देख लेते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। तो एक्सपेंडिचर मेथड की पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड एज अ फ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर। GDP is sum total of private consumption expenditure, government consumption expenditure, gross capital formation यानी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, एंड नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। देखिए मैं यहाँ पे आपको सीधी सी फॉर्मूला लिख देता हूँ, जीडीपी एट एक्सपेंडिचर मेथड। फॉर्मूला ये होता है कि इसका फॉर्मूला है C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो सी क्या हो गया? मैंने अभी आपको बताया था कि जब हमारी इनकम होती है तो हम अपनी इनकम के साथ दो चीजें करते हैं, या तो हम सी करते हैं या आई करते हैं। सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन, या तो हम अपनी जरूरतों की चीजों में पैसा खर्च करते हैं, और या जब हमारा खर्चा हो जाता है तो हम अपने पैसे को क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। तो सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन, ठीक है, आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट। ओके, तो आई होप ये क्लियर होगा, सी प्लस आई। फिर देन जी, जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और इसके थ्रू ही अगर हम बात करें, इस फॉर्मूले के थ्रू ही भारत की जीडीपी को भी रन किया जाता है। भारत की जो आर्थिक समस्याएं होती हैं उन्हें भी सरकार इसी फॉर्मूले के थ्रू दूर करती है। देखिए अगर कंट्री में अगर जीडीपी को बढ़ाना है
और कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, कंट्री में जीडीपी को बढ़ाना है और अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है, तो हमें कंजम्पशन को बढ़ाना पड़ेगा। जब लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा तभी तो मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। और जब मार्केट में कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, फिर बाद में वही बात है कि सप्लाई करने के लिए लोगों जो बिजनेस पर्सन है उन्हें और इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी होगी, तो वही बात है कि बिजनेस इस तरीके से रन हो रहा होगा, तो ये पूरी इकोनॉमी को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा होगा। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें, यानी वो सरकारी खर्चे जिसके थ्रू कंट्री की जीडीपी बढ़े, यानी वो एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बुलेट ट्रेन में इन्वेस्ट कर दे, या गवर्नमेंट हाइपरलूप ट्रेन में इन्वेस्ट कर दे, या कोई ब्रिजेस में इन्वेस्ट कर दे, कोई अगर बात कर लें हाईवे प्रोजेक्ट हो गया या डैम का प्रोजेक्ट हो गया, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती है जिससे कंट्री में लोगों की इनकम बढ़े, ठीक है, जीडीपी बढ़े, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, बेरोजगारी कम हो। और इसी तरीके से एक्स माइनस एम बी, एक्स माइनस एम क्या हो गया, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी नेट एक्सपोर्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी कंट्री की ग्रोथ को शो करता है। अगर कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो कंट्री की क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो ये जीडीपी एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले के बेसिस पे ही कंट्री को रन किया जाता है। जो कंट्री की इकोनॉमी रन होती है वो इसी फॉर्मूले पे रन होती है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर हमने सारे की सारी चीजें कवर कर ली। हमने प्रोडक्शन मेथड को कवर कर लिया, हमने इनकम मेथड को कवर कर लिया, हमने एक्सपेंडिचर मेथड को भी कवर कर लिया, और हमने अच्छे से समझ लिया कि ये तीनों मेथड आपस में लिंक हैं। आप प्रोडक्शन मेथड से कैलकुलेशन करोगे तो भी रिजल्ट वही आएगा, एक्सपेंडिचर से करोगे या इनकम से करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, सेम ही आएगा। क्लियर है? अब हम मिलेंगे हम अपने अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे। थैंक यू।